नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का सुहाना फ्री क्लासेस में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ पाषाण काल के उसके आगे के क्वेश्चंस 25 प्रश्नों को और लेकर, जिसे जो भी एंशियंट हिस्ट्री और प्राचीन इतिहास से या तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, नेट, जीआरएफ, कोई भी बच्चे अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए यह क्लास लाभकारी सिद्ध होगी। ठीक है। और मैंने जो है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था पाषाण काल। और यह जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ ये घटना चक्र की बुक से रहती है, जो कि एक अच्छी बुक है जिससे आपको अच्छे प्रश्न मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो आइए, हमारा 52वां प्रश्न है कि चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पाया गया है। तो ऑप्शन दिए हैं आपके, बिहार में, या उत्तर प्रदेश में, या बंगाल में, या छत्तीसगढ़ में। तो बताइए चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पाया गया है। और यह आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर है बी। उत्तर प्रदेश से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य के प्रमाण हमें मिले हैं। ठीक है बच्चों, कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना है कि ये जो धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है। यहाँ आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कश्मीर के बुरजहोम में, बिहार के चिरांद में, गुजरात के लोथल में, या फिर उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा में। और बच्चों यह प्रश्न आपका पीजीटी परीक्षा 2009 में, कब 2009 में पूछा गया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर क्या है? डी। उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा नामक स्थान से आपको धान की खेती की क्या प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ? उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा से। आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि धान की खेती के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो आपको सही आंसर क्या है? आपका उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा से। लेकिन इसमें पूछा गया कि कृषि के ही प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। पहला है चिरांद से, दूसरा है बुरजोहोम से, तीसरा है लूहरा देव से, और चौथा है सेनुआर से। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। और यह आपका पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर है बच्चों सी। लूरा देव से आपको कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते। कहाँ से? लूरा देव से। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अब हम अपने 5वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है कि किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो आपसे ऊपर पूछा गया था कि किस स्थल से धान की खेती के पुरातात्विक प्राचीनतम साक्ष्य मिले, कहाँ से मिले हैं। लेकिन इसमें पूछा जोर दिया है नवपाषाणिक स्थल। क्या? नवपाषाणिक स्थल। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है आपका चिरांद, दूसरा है लूरा देव, तीसरा है बुरजोहोम, और चौथा है महागढ़ा। कहाँ से इन चारों में से आपको धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और यह आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका बच्चों करेक्ट आंसर है बी।
लूरादेव से आपको ये नौपाषाणिक स्थल है आपका लूरादेव। यहाँ से धान की खेती के आपको प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चलिए आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न के छठा प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? प्राचीनतम उल्लेख पूछा है, किस स्थान से संबंधित है चावल का? तो आपका चार ऑप्शन दिया है, महदहा, और दूसरा है सरायनहार, तीसरा है कोल्डीवा और चौथा है भीमबेटका। और यह आपका पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? महदहा होगा, सरायनहार राय होगा, या कोल्डीवा होगा, या भीमबेटका होगा? बच्चों आपका करेक्ट आंसर है सी, कोल्डीवा। मैंने आपसे बोला था ना, यहाँ से आपको सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलते हैं चावल के। कोल्डीवा का है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा से आपको चावल के प्राचीनतम उल्लेख मिलते हैं। ठीक है ना बच्चों? आइए अब हम अपने सातवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है कि गंगा घाटी में धान उत्पादन, कहाँ, किस घाटी में? गंगा घाटी में किसका उत्पादन? धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें बोला है कि गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण। तो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, सौगौरा, दूसरा है इमली डी, और तीसरा है लूरादेव, और चौथा है झूसी। और यह प्रश्न आपका पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इन चारों में से? तो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों सी, लोहरादेव से आपको धान उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? लोहरादेव से। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको एमसीक्यू प्रश्न कराए हैं। थोड़ा सा सॉरी ऊपर चला गया है। आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है आठवां की कायथा संस्कृति, कौन सी कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या तमिलनाडु में? इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बच्चों आपको बताना है कि कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में? और यह प्रश्न आपका पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर है बी, मध्य प्रदेश वह राज्य है जहां से कायथा संस्कृति के अवशेष हमें मिलते हैं। तो बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। आइए चलिए अब हम इसकी व्याख्या को अच्छी तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। और व्याख्या देखने से क्या होता है कि आपको और भी कुछ नए प्रश्न मिल जाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए, कायथा संस्कृति के अवशेष कहाँ से? मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से मिलते हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश से तो मिलता ही है, लेकिन नर्मदा घाटी से मिलते हैं। कायथा संस्कृति की खोज वीएस वाकरकर ने की। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, अगर आपसे पूछे कि कायथा संस्कृति की खोज किसने की, तो आप बताइएगा कि कायथा संस्कृति की खोज वीएस वाकरकर ने की है। कायथा संस्कृति मूलतः एक क्या है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। तो अगर आपसे कोई ये भी पूछे कि कायथा संस्कृति कैसी संस्कृति है, तो बताइएगा ताम्र पाषाणिक संस्कृति। यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न बन सकता है। फिर इसके आगे, इसका विकास उज्जैन के निकट, कहाँ? उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध नदी के किनारे हुआ था। कायथा संस्कृति का काल 2000 बीसी से 800 बीसी निर्धारित किया गया है। यहाँ से आपका तीसरा प्रश्न बन सकता है कि कायथा संस्कृति का काल क्या है। अगर कोई आपसे पूछे तो उसे जरूर बताइएगा 2000 बीसी से 1800 बीसी, यह क्या है? कायथा संस्कृति का काल है। ये देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ भी दिए, इनको भी देख लिया जाता है। पहला पॉइंट है आपका कि महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से ताम्र पाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके? जीवन यापन करने के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? महाराष्ट्र से आपको मिले हैं कई स्थानों से। और दूसरा पॉइंट है कि यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं जैसे कि अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद, तथा पूरे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। ये सभी क्या है? महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से ये सब ताम्र पाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य मिले हैं।
आइए चलिए हम आगे देखते हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान की ताम्र पाषाणिक संस्कृति को बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति की संज्ञा दी गई। यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है कि जो दक्षिण पूर्व की राजस्थान की ताम्र पाषाणिक संस्कृति है तो किसके नाम पे बनास संस्कृति की संज्ञा दी गई है, तो बताइएगा बनास नदी के नाम पे बनास संस्कृति की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। आइए हमारा दूसरा पॉइंट है कि इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाले स्थल आहार के नाम पर इसे आहार संस्कृति भी कहा जाता है। तो जो इस संस्कृति की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जो भी स्थल इसकी मुख्य विशेषताओं को दर्शाते हैं उसको आहार के नाम पे क्या कहा जाता है, आहार संस्कृति भी कहा जाता है। तो बताइएगा कि बनास संस्कृति को एक और नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से दूसरा प्रश्न बन सकता है, बनास संस्कृति को एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या बताएंगे आप लोग, आहार संस्कृति। क्या आहार संस्कृति उसका नाम है। आइए चलिए अब हम अपने 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है कि ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज किसने की थी। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था ना कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब आपको करेक्ट आंसर बताना है और 4 ऑप्शन दिए हैं आपके कि M.K. धवलीकर द्वारा, V.S. वाकड़कर द्वारा, H.D. संकालिया द्वारा या K.D. वाजपेयी द्वारा। और यह आपका PGT परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर क्या है, बी। मैंने बताया था ना, V.S. वाकड़कर द्वारा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए चलिए अब हम अपने 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है कि कायथापुरा स्थल किस नदी पर स्थित है। ये भी मैंने आपको बताया था कि यह इम्पोर्टेंट है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बनास नदी, बेतवा नदी, केन नदी या छोटी काली सिंध नदी। और यह आपका MP असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बताना है कि कायथापुरा स्थल जो है किस नदी पर स्थित है। आपका डी, छोटी काली सिंध नदी। मैंने अभी आपको व्याख्या में बताया था ना, छोटी काली सिंध नदी के किनारे कायथापुरा स्थल आपका स्थित है। तो डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या को भी, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कायथापुरा स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में छोटी काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछे कायथापुरा स्थल कहाँ स्थित है तो पहली बात आप बताइएगा किस प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। किस जिले में है, आपका उज्जैन जिले में। और किस नदी के तट पर है, तो छोटी काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया जाए। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ क्या है, समकालीन है। उसके समकालीन, जैसे हड़प्पा संस्कृति चल रही थी तो उसी के समकालीन कायथा संस्कृति भी थी। इसके मृद भांडों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्राक हड़प्पाई लक्षण जैसे कि जो हड़प्पा संस्कृति के पहले की संस्कृतियां जो थी उसके लक्षण प्राप्त होते हैं इसके मृद भांडों से, किसके, कायथा संस्कृति के। प्राक हड़प्पा का मतलब होता है कि हड़प्पा संस्कृति से भी पहले की जो संस्कृति थी। और दूसरा पॉइंट है आपका कि इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। तो अगर आपसे यहाँ प्रश्न बन सकता है, कोई पूछे कि 40 बस्तियां सिर्फ कहाँ से प्राप्त हुई है, तो बताइएगा मालवा क्षेत्र से। कहाँ, मालवा क्षेत्र से हमें प्राप्त हुई है 40 बस्तियां। और तीसरा पॉइंट है आपका, मालवा संस्कृति अपनी मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। तो इसे मालवा संस्कृति भी कहा जाता है। और साथ ही साथ जो ये किस चीज़ के लिए जानी जाती है, जो इसकी मृद भांडों की उत्कृष्टता है उसके लिए जानी जाती है। कौन सी, कायथा संस्कृति या उसे मालवा संस्कृति। और इसकी लगभग 40 बस्तियां केवल मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई है। आइए हम अपने 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा 11वां प्रश्न क्या है कि हथनौरा में, कहाँ, हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। तो हथनौरा में पूर्व पाषाणिक जीवाश्मों की खोज किसके द्वारा की गई थी। यहाँ 4 ऑप्शन आपके लिए दिया गया है, H.D. संकालिया द्वारा, A.K. सोनकिया द्वारा, तीसरा ऑप्शन है B.B. लाल द्वारा और चौथा ऑप्शन है G.R. शर्मा द्वारा। तो आपको बताना है चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। और यह आपका PGT परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर बी, A.K. सोनकिया द्वारा। बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज A.K. सोनकिया द्वारा की गई थी। आइए चलिए अब हम इसकी थोड़ी व्याख्या को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा, तो आपसे कोई पूछे हथनौरा कहाँ स्थित है, तो नर्मदा घाटी। कौन सी? नर्मदा घाटी में स्थित। पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज किसने की है? A.K. सोनकिया द्वारा। कब की गई है? दिसंबर 1982 ईस्वी में। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि जो हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज A.K. सोनकिया ने किस सन में की है, तो बताइएगा। 1982 ईस्वी में, दिसंबर के 1982 ईस्वी में। यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला, जिसे जीवाश्म का सबसे प्राचीन नमूना माना जाता है। यहाँ से आपके दो प्रश्न कम से कम बन सकते हैं। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि किस जीवाश्म, कहाँ से जो है आपको मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला, तो आप बताइएगा हमें कहाँ से। हथनौरा से, नर्मदा नदी के तट पे हथनौरा से, जो कि पूर्व पाषाणिक स्थल है, वहां से हमें जो है हथनौरा से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला। किसका? मानव की खोपड़ी का। और अगर इस तरह से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस जीवाश्म का सबसे प्राचीन नमूना किसे माना जाता है, तो ये भी बताइएगा। मानव की खोपड़ी को जीवाश्म का सबसे प्राचीन नमूना माना जाता है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए हम अपने अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जरा देख लेते हैं। आपका पहला पॉइंट है 1956 ईस्वी में बीबी लाल ने व्यास नदी घाटी में अनेक पूरा पाषाणी बस्तियों की खोज की। तो कब बीबी लाल ने कब की? बीबी लाल ने व्यास नदी के तट पे 1950 ईस्वी में बस्तियों की खोज की। और दूसरा पॉइंट है आपका, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, इसको याद रखें। और दूसरा पॉइंट है आपका, HD संकालिया ने महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल नवदटोली के उत्खनन कराया था। दूसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल है नवदटोली, उसका उत्खनन किसने कराया, तो नवदटोली का उत्खनन बच्चों आपका जो है HD संकालिया द्वारा किया गया है। HD संकालिया द्वारा ही नवदटोली का उत्खनन कराया गया है। अब तीसरा पॉइंट है आपका, GR शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध है। इन्होंने किसका? कौशाम्बी का उत्खनन कराया था। तो यहाँ से आपका तीसरा प्रश्न बन सकता है, नवदटोली का उत्खनन HD संखालिया ने कराया था, और कौशाम्बी का उत्खनन जो है GR शर्मा, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध रखते थे, उन्होंने कराया था। GR शर्मा कौशाम्बी का, और जो है नवदटोली का HD संखालिया। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है समझाने की आपको। अब आपका 12वां प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? किसकी? सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई। आपका 4 ऑप्शन दिया है, दमदमा, राखीगढ़ी, तीसरा है सराय नहराय, और चौथा है हथनोरा। कहाँ से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? और यह आपका UP PGT परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हथनौरा, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हथनौरा से हमें जो है सर्वप्रथम होमिनिड के जीवाश्म की खोज की गई है। आइए यहाँ पर हम अपने 13वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है कि प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है। प्रागैतिहास किसके अध्ययन का विषय है? तो अब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का इतिहास, या नगरीय समाजों का इतिहास। यह अच्छा प्रश्न है आपका बच्चों। यह आपका PGT परीक्षा 2006 में पूछा गया है। आपसे बताना है कि प्रागैतिहास किसका अध्ययन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ए, निरक्षर समाजों का इतिहास। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। प्रागैतिहास निरक्षर समाजों का अध्ययन का विषय है।
आइए यहाँ पर हम अपनी जो है देख लेते हैं व्याख्या को, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आना है। इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे किसे 3 भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को कितने 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इन तीनों भागों में इतिहास को क्या किया गया है, बांटा गया है। आइए अब इसके आगे तो देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। तो जो प्रागैतिहासिक काल था तो उसका इतिहास जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं तो पुरातात्विक साधनों पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और इसकी सबसे अहम बात यह है कि प्रागैतिहासिक काल में हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, ना ही उपलब्ध है, क्योंकि मानव जीवन कैसा था, असभ्य एवं बर्बर था तथा लेखन कला क्या थी, अज्ञात थी। उस समय तक प्रागैतिहासिक काल तक जो है मानव जीवन बिल्कुल सभ्यता नहीं थी, असभ्य था, साथ ही बर्बर भी था। लेकिन और उस समय अभी था कि मानव को जो है लेखन कला का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, 14वें प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है कि प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति, कौन सी जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान पर ही नामित की गई है। तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। यह आपका यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आपको बताना है कि जोरवे संस्कृति किस राज्य के नाम पर ही नामित की गई है। तो आपका करेक्ट आंसर है डी। तो जोरवे संस्कृति कहाँ की, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। इसी राज्य के नाम पर ही क्या की गई है, नामित की गई है, जोरवे संस्कृति। अब इसकी चलिए हम व्याख्या को देख लेते हैं। प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति कैसी थी आपकी, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी। महाराष्ट्र राज्य से क्या है, संबंधित है। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जो कि क्या है, जोरवे। आइए अब हम अपने 15वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है कि ताम्र पाषाण कालीन पूरा स्थल गुफकराल, क्या गुफकराल किस राज्य में स्थित है। और यह आपका मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि ताम्र पाषाण कालीन पुरास्थल गुफकराल किस राज्य से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या है। आपका करेक्ट आंसर है बी, जम्मू कश्मीर में ही जो है क्या गुफकराल स्थित है। आइए अब हम इसकी व्याख्या को थोड़ा देख लेते हैं। ताम्र पाषाण कालीन कैसा, ताम्र पाषाण कालीन पूरा स्थल है गुफकराल जो कि कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, गुफकराल आपका स्थित है। इसका अर्थ क्या होता है गुफकराल का, तो कुलाल या कुम्हार की गुहा, गुफकराल का यही अर्थ होता है। यह एक क्या है, यह एक आपका नवपाषाणिक स्थल है। अब चलिए बच्चों, अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लिया जाता है। पहला पॉइंट है आपका कि यहाँ से तांबे की एक हेयर पिन मिली है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि जो है कहाँ से तांबे की एक हेयर पिन मिली है। तो आप लोग इसका आंसर अगर बोले तो बता देंगे ना कि गुफकराल जो कि जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश से हमें क्या मिली है, तांबे की सेफ हेयर पिन, हेयर बालों में लगाते ना हेयर पिन, वो मिली है तांबे की, वो भी किसकी, तांबे की बनी हुई। दूसरा पॉइंट है आपका कि गुफकराल से 2 कच्छी आवासीय गड्ढों की प्राप्ति हुई है। तो कहाँ से, अगर आपसे पूछे कहाँ से 2 कच्छी आवासीय गड्ढों की प्राप्ति हुई है तो बताइएगा गुफकराल से। तीसरा पॉइंट है आपका कि नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बुर्जहोम कैसा स्थल है तो आप बताइएगा नवपाषाणिक स्थल है। और कहाँ पर स्थित है बुर्जहोम, किस राज्य में, तो आप बताइएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ देखिए आपके 2 और प्रश्न बन गए ना। फिर जहाँ पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है, यहाँ ये बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो है यहाँ से प्रश्न बनता है। और
यहाँ से करीब देखिए 3 प्रश्न बन गए। अगर आपसे कोई पूछे बुर्जुम कैसा स्थल है तो बताइएगा नवपाषाणी का स्थल, और किस राज्य में, जम्मू कश्मीर है। और अगर कोई आपसे पूछे कि कहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है तो बताइएगा बुर्जुम जम्मू कश्मीर से, केंद्र शासित प्रदेश से। और चौथा पॉइंट है आपका कि गर्त आवास के साक्ष्य भी कहाँ से, बुर्जुम से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक और प्रश्न आपका बन सकता है, अगर आपसे कोई पूछे कि गर्त आवास के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं तो बताइएगा बुर्जुम से। ठीक है ना बच्चों, आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको समझाया है। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है कि निम्न पूरा स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। आपको क्या बताना है कि महाराष्ट्र में नहीं है। तो पहला ऑप्शन है नेवार, दूसरा है इनाम गांव, चौथा है दायमाबाद, और तीसरा है दायमाबाद, और चौथा है माहेश्वर। और यह आपका रिसेंट में पूछा गया प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2021 में। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका डी, माहेश्वर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी। यहाँ से ये क्या है, महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, बल्कि बल्कि दायमाबाद, इनामगांव और निवास, मैंने ऊपर आपको व्याख्या में बताया था ना, ये तीनों आपका कहाँ पर, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अब हम कुछ जो है देख लेते हैं, इसकी व्याख्या को भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। महाराष्ट्र के अनेक स्थलों में ताम्र पाषाण युगीन जीवन यापन का साक्ष्य प्राप्त हो। मैंने आपको बताया ना कि महाराष्ट्र में ऐसे अनेक स्थल है जहाँ से आपको ताम्र पाषाण युग जीवन यापन, जो जीवन में जो हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसमें जो भी सामानों का, वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, उनके क्या मिले, साक्ष्य प्राप्त हुए इन लोगों को। उत्खनन स्थलों में कुछ जो है महत्वपूर्ण स्थल भी हैं, उनके नाम यहाँ बच्चों दिए हुए, जैसे कि नासिक, जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, सोनेगांव, इनाम। इसमें कहीं आपका माहेश्वर का नाम है नहीं ना, तो वो महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। अतः स्पष्ट है कि माहेश्वर पूरा स्थल महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में स्थित नवदा टोली और माहेश्वर मालवा ताम्रपाषाणी संस्कृति के प्रमुख स्थल है। तो माहेश्वर आपका कहाँ स्थित है बच्चों, माहेश्वर आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। यहाँ दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश के कहाँ, खारगोन जिले में। तो जो नावदा टोली है तथा माहेश्वर है, माहेश्वर और नावदा टोली, माहेश्वर का खोज उत्खनन किसने करवाया था, तो मैंने आपको बताया था ना, एच.डी. संकालिया ने। और जो है कौशाम्बी का किसने, जी.आर. शर्मा ने, जो कि कहाँ से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध रखते थे, कौशाम्बी। और जो है नवदा टोली, ये तो नाम मुझे अच्छी तरीके से उतने नहीं याद है, लेकिन नवदा टोली का मुझे अच्छी तरीके से याद है, एच.डी. संकालिया ने कराया था। नाम मुझे नहीं आ रहा है कौशाम्बी वाले का। और महेश्वर मालवा ताम्रपाषाणी काल के क्या है, प्रमुख स्थल है। आइए अब हम अपने 17वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है कि जोरवे संस्कृति के स्थलों में, जो जोरवे संस्कृति कहाँ पाई गई है आपकी पाई गई है महाराष्ट्र राज्य में। अधिवास और विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है, क्या, अधिवास और विन्यास का। यहाँ 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इनाम गांव में, जोरवे में, बाल्की में या नवदा टोली में। और यह आपका पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर है ए, इनाम गांव, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। यहीं से आपको जोरवे संस्कृति के अधिवास और विन्यास का अच्छा प्रमाण मिलता है। आइए चलिए बच्चों इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इनाम गांव में जोरवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। कहाँ से, इनाम गांव से। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। तो अगर आपसे पूछे कि बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो बताइएगा महाराष्ट्र के इनाम गांव से। यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है। अब आपका आगे देखिए, इनाम गांव जो है ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। तो इनाम गांव क्या थी, एक बस्ती थी, किस काल की, ताम्रपाषाण काल की। आपसे कोई पूछे इनाम गांव किस काल की थी, ताम्रपाषाण काल की बताइएगा। और क्या थी, एक बड़ी बस्ती थी। उसके बाद इनमें 100 से भी अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। आपसे कोई पूछे कि 100 से अधिक घर इस बस्ती में और कमरे पाए गए, या बस्ती कैसी थी,
किला बंद थी और खाई से घिरी हुई है। तो इस बस्ती की एक बात और थी कि यह किला बंद थी और साथ ही साथ खाई से चारों तरफ से क्या हुई थी, घिरी हुई थी। आइए जरा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया जाता है। नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित नवदा टोली एक महत्वपूर्ण क्या है, ताम्र पाषाणी का स्थल है। आपसे यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, आपसे कोई पूछे नवदा टोली कैसा जो है स्थल है, तो आप बताइएगा ताम्र पाषाणी का स्थल है। यहाँ दूसरा पॉइंट है कि यहाँ से प्राप्त विशिष्ट प्रकार के मृदभांड को मालवा मृदभांड की संख्या दी गई है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो मालवा मृदभांड की संख्या दी गई है, जो विशिष्ट प्रकार के मृदभांड यहाँ से मिलते हैं आपको। और जो है और मृदभांड यहाँ क्या है, मृदभांड ही यहाँ की क्या है, उत्कृष्टता है। मैंने आपको ऊपर वाले प्रश्नों में बताया था। अब आपका 18वां प्रश्न है कि इनाम गांव प्रमुख पुरा स्थल है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, कायदा संस्कृति का, जोरवे संस्कृति का, आहार संस्कृति का या रंगपुर संस्कृति का। और यह आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बताना इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों बी, जोरवे संस्कृति का इनाम गांव क्या है, पूरा स्थल है। बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। इनाम गांव किस संस्कृति का पूरा स्थल है, तो आप बताइएगा जोरवे संस्कृति का या पूरा स्थल है। आइए हम अपने आगे के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है कि फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण, हार्वेस्टर जिसे कहते हैं, तो कैसा आयताकार पाषाण उपकरण किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है। तो पहला ऑप्शन है आपका कश्मीर से, दूसरा है गंगा घाटी से, तीसरा है विंध्य क्षेत्र से और चौथा है दक्षिण भारत से। और यह आपका पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। आपको बताना है कि आयताकार पाषाण उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुए, जो फसल काटने के इस्तेमाल में लाया जाता है। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर है ए, कश्मीर। कश्मीर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ से आपको फसल काटने के आयताकार पाषाण उपकरण, जिसे हार्वेस्टर भी कहा जाता है, वो प्राप्त किया गया है। आइए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। उत्तरी क्षेत्र में स्थित कश्मीर के 2 महत्वपूर्ण नवपाषाणिक कैसे नवपाषाणिक स्थल हैं, जैसे कि बुर्जहोम है और गुफकराल है। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो बुर्जहोम और गुफकराल जो है कहाँ पर स्थित है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे स्थित है। यहाँ से नवपाषाण युगीन अनेक पत्थर एवं हड्डियों से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ जो गुफकराल और बुर्जहोम है, यहाँ से हमें जो है पत्थर और हड्डियों से निर्मित अनेक क्या वेपन्स, औजार भी मिले हैं इन लोगों को। और यहीं से फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर भी प्राप्त हुआ है। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे कोई पूछे कि हार्वेस्टर जो आयताकार पाषाण युगीन उपकरण है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बताइएगा जम्मू कश्मीर से। आइए अब हम अपने 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है कि समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो जो जब कोई इंसान मर जाता है, उसकी बॉडी को जब जमीन में दफनाया जाता है, तो उसके साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए, आपको बताना है कि कहाँ से मिले हैं। पहला ऑप्शन है बुर्जहोम, दूसरा है गुफकराल में, तीसरा है मेहरगढ़ में और चौथा है चिरांद में। और यह आपका पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। आपका करेक्ट आंसर है बुर्जहोम में। मैंने आपको बताया था ना कि बुर्जहोम से ही मानव कंकाल मिला है, जो कुत्ते के साथ मानव का भी कंकाल मिला है शवाधान से। तो बुर्जहोम ही वह स्थल है। आइए चलिए हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट, कहाँ, श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ। मैंने आपको बताया ना, कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ था। गर्तावास, गर्तावास का अर्थ क्या होता है पता है ना बच्चों। गर्तावास का मतलब होता है जो गड्ढे वाले घर होते हैं, गड्ढे वाले घर भी यहाँ की प्रमुख क्या विशेषता है। तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ की जो गर्तावास के प्रमुख
जम्मू कश्मीर की विशेषता क्या है? इस गर्तावास, गड्ढे वाले घर सिर्फ हमें यहाँ जम्मू कश्मीर की साइड गड्ढे वाले घर ही प्राप्त हुए। गड्ढे खोदकर उसमें लोग रहा करते थे। इस पूरा स्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। तो जो आपका ये बुर्जहोम है बच्चों, इसकी खोज किसने 1935 ईस्वी में की गई थी? किसके द्वारा? डी टेरा और पीटरसन। डी टेरा और पीटरसन। यहाँ से दूसरा प्रश्न बन सकता है कि बुर्जहोम की खोज किसने और कब की? तो डी टेरा और पीटरसन ने 1935 ईस्वी में की थी। चलिए आइए अब हम अपने जो है 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 21वां प्रश्न है कि प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो पहला ऑप्शन है चित्रांकन, दूसरा है कृषि कार्य, तीसरा है शिकार और चौथा है पशुपालन। और यह आपका टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। आपका करेक्ट आंसर है बच्चों सी। जो प्राचीन पाषाण युग के जो निवासी थे उनको सिर्फ और सिर्फ क्या? शिकार की जानकारी थी और शिकार किया करते थे अपने जीवन यापन करने के लिए। किसका शिकार किया करते थे? जानवरों का। यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, व्याख्या दी हुई है कि पाषाण युग के मानव कृषि का ज्ञान नहीं था और साथ ही साथ वह वनों से प्राप्त फल फूल आखेट यानी शिकार में मारे गए पशु, नदियों और झीलों से पकड़ी गई मछलियों आदि का क्या डिपेंड करते थे, निर्भर करते थे। अर्थात इस युग का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक, खाने को जुटाने वाला था। आइए अब हम अपने 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय था। आपको बताना है पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, पशुपालन था, आखेट था या व्यापार था? और यह आपका टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। सी, आखेट मतलब शिकार। ये क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय था पूरा पाषाण कालीन मानव का। आइए अब हम अपने 23वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 23वां प्रश्न है कि निम्न में से किस एक पूरा स्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से पूरा नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष? कैसे सांस्कृतिक अवशेष? तो पहला ऑप्शन है आमरी, दूसरा मेहरगढ़, तीसरा है कोडदीजी और चौथा है कालीबंगा। और यह आपका पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, मेहरगढ़ ही वह स्थान है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि मेहरगढ़ ही वह स्थान है, वह पूरा स्थल है जहाँ से आपको नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान कहाँ है? आपके पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के क्या सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? मेहरगढ़ आपका कहाँ है? बलूचिस्तान के पाकिस्तान में। अब हमारा यहाँ देखिए 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? नवपाषाण उपकरण यानी वेपन। और यहाँ 4 ऑप्शन है जिया शर्मा, मार्टिमियर व्हीलर, रॉबर्ट ब्रूसफूट या ले मसूरिय। और यह आपका रिसेंट में पूछा गया यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 के। आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर है डी, ले मसूरी ही वह इंसान थे जिन्होंने प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया था। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। यहाँ देखिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश में ले मसूरी ने। आइए अब हम इसकी क्या देख लेते हैं, व्याख्या को अच्छी तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण ले मसूरी ने प्राप्त किया। बताया ना मैंने आपको ऊपर। भारत में कर्नाटक प्रांत जो कि तत्कालीन क्या मैसूर राज्य हुआ करता था कि लिंग सुगुर नामक पूरा स्थल से 1842 ईस्वी में सर्वप्रथम नवपाषाणिक उपकरण तत्कालीन मैसूर रियासत के पुरातत्व अधिकारी एम.एच. कृष्ण द्वारा प्रतिवेदित किए गए थे। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका और बन सकता है कि जो भारत का जो कर्नाटक प्रांत है
जो कि तत्कालीन क्या था, मैसूर राज्य था, वहां से जो है लिंगसुगुर नामक एक रियासत हुआ करती थी। उसके पुरातत्व अधिकारी, सॉरी गलत हो गया, लिंगसुगुर नामक एक पूरा स्थल था। लिंगसुगुर नामक क्या था आपका, पूरा स्थल था। और जो मैसूर जो नाम की रियासत थी, उसके जो पुरातत्व थे एम.एच. कृष्ण द्वारा जो है पहली बार नवपाषाणिक उपकरण क्या किया गया, प्रतिवेदित किया गया। वो भी कब प्रतिवेदित किया गया, 1942 ईस्वी में। लिंगसुगुर नामक पूरा स्थल था और मैसूर रियासत के कौन थे, पुरातत्व अधिकारी एम.एच. कृष्ण द्वारा सर्वप्रथम नवपाषाणिक उपकरण प्रतिवेदित किया गया। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब 1860 ईस्वी में एच. पीले मसूरिया को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले, कहाँ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित किस टोस नदी से नवपाषाण के कतिपय उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ, टोस नदी से, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से 1860 ईस्वी में। तदंतर इस प्रकार के पाषाण उपकरणों को प्रतिवेदन बुंदेलखंड, दक्षिण तथा पूर्वी भारत के अनेक क्षेत्रों से समय समय पर होता रहा है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी क्या है, आपका सही उत्तर है। यहाँ देखिए हम अपने दूसरे प्रश्न और आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है हमारा कि प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था। तो पहला ऑप्शन है मचान पर, दूसरा है कंदरा में, तीसरा है झोपड़ी में और चौथा है इन सभी में। और यह आपका टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन सभी में, मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में प्रागैतिहासिक युग का मानव रहता था। आइए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक युग में मानव ने क्या आत्मच्छाद, पर्वत, कंदराएं, नदियों के कगार, झोपड़ियां, मचानों आदि को क्या बना लिया था, अपनी शरण बना लिया था। यहाँ पर आपका 25 के 25 प्रश्न व्याख्या के सहित समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे प्रश्न अच्छे लगे होंगे और मेरी पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जो भी आर्ट के स्टूडेंट है, फाइन आर्ट के, वो जाके फाइन आर्ट की क्लासेस देख सकते हैं। और जो भी पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री से अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करना चाहते हैं वो उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी अभी कुछ देर बाद जो है आर्ट की जो है धमाकेदार सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जो कि आपकी मैम आप लोगों को कराएंगी। उनके भी वीडियोस को देखा करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।